हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार और आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं क्या 2024 का मॉडल सेट। ठीक है। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था 2024 का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया था। 20 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 21 टू ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। ऑप्शन सही है, ठीक है, जो ऑप्शन सही है उस पर भी चर्चा करेंगे, जो ऑप्शन गलत है क्यों गलत है इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा। और एक बात बताना है कि क्लास 12 का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है ना, ये आपका मॉडल सेट है क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर से बाहर छोड़ा गया हो क्या कहलाता है। ठीक है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग पूछा यहाँ पर है ना, सांस लेना सांस छोड़ना, नॉर्मल कंडीशन में सांस लेना सांस छोड़ना क्या कहलाता है, वो टाइडल आयतन कहलाते हैं। टाइडल आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक ऑप्शन है इसमें इंस्पायर्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम लोग जैसे सांस लेते हैं और कभी कभी फोर्सफुली सांस लेते हैं। ठीक है ना, सांस लिए फोर्सफुली सांस लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है आते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, अगर हम फोर्सफुली अपनी ताकत लगाकर सांस को छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है या बाहर एक्सपायर होते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ERV है ना, ERV बोला गया है, और इसको IRV। अब रह गया बात रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो देखिए हम लोग जब फोर्सफुली ताकत लगाकर सांस छोड़ते हैं उसके बावजूद भी अगर लंग्स में कोई एयर रह जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। जो रेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण क्या होता है, हम लोग का लंग्स कोलैप्स नहीं करते, मतलब सिकुड़ नहीं जाते हैं। ठीक है ना, सिकुड़ते नहीं क्योंकि हम लोग क्या होता है, कुछ वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स में रह जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल में क्या हो जाएगा, ये टाइडल वॉल्यूम। अगर फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर फोर्सफुली हम लोग सांस को लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब होता है ना क्या, जब हम लोग आलोम विलोम करते हैं तो क्या होता है, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो सांस छोड़ रहे हैं, ये एक योगा हो गया एक तरफ से। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, IRV और ERV। उसके बाद क्या होता है कि फोर्सफुली अगर सांस छोड़ रहे हैं उसके बावजूद भी अगर लंग्स में एयर बचा रह जाता है तो उस बचे हुए वॉल्यूम को बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और हम लोग जब नॉर्मल सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, टाइडल वॉल्यूम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी एक मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन लाल रक्त कण से है। क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट
नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है ना, इसको बोलते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसको बोला जाता है, ठीक है ना, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। तो आरबीसी का शेप जो होता है बाइकनकेव होते हैं, इसका लाइफ साइकिल 120 डेज होते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जब आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिन पूरा हो जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये कहलाते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जिसको बोलते हैं स्प्लीन, बोलते हैं स्प्लीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना, जो आरबीसी का कब्र ग्रह। तो आरबीसी का कब्र ग्रह बोलते हैं कब, जब आरबीसी का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है, तो ये कहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्प्लीन बोला जाता है, ठीक है ना, स्प्लीन को बोला गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ऑप्शन देखिए, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होते हैं, सही बात है। इट हैज एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज, ये भी सही बात है। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी सही बात है। दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, अभी बताया था मैंने ना कि इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं किसको, डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। एक होता है थ्रोम्बोसाइट, 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 तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं किसको, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत है, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है यहां से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस निम्न में से किससे संबंधित है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस इज रिलेटेड टू, जनरली क्या होता है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस का एक सिंपल एग्जाम्पल है क्या, प्रेग्नेंट मदर और उसके फीटस, ग्रोविंग फीटस, दोनों के संबंध से एक एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें से पता लगाया है RH। अब RH क्या होता है, RH जो होता है ना एक तरह का एंटीजेन होता है, एंटीजेन जो कहाँ से लिया गया, रेसेस मंकी से, है ना, रेसेस मंकी से RH का टर्म लिया गया। कहने मतलब है आरबीसी का जो सरफेस होते हैं, जो बाइकॉनकेव होते हैं आरबीसी का सरफेस पर अगर ये एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना, RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। जिस पर RH एंटीजन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं RH नेगेटिव, ठीक है ना। जब RH नेगेटिव वाला आरबीसी अगर मिक्स होते हैं RH पॉजिटिव वाला आरबीसी से, तो क्या होता है, इसके मिक्स होने से क्या होता है, RH पॉजिटिव जो होते हैं RH नेगेटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्रिएट करने से क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्या होता है, ये RH पॉजिटिव का आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये देखा गया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रेग्नेंट मदर होती है और उसके बच्चे फीटस होते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट देखा गया है कि RH पॉजिटिव जो होते हैं, एक मिनट, RH पॉजिटिव देखा गया किसमें, बच्चे में, फीटस में, है ना, फीटस में RH पॉजिटिव देखा गया और प्रेग्नेंट मदर जो होता है उसमें RH नेगेटिव देखा गया, ठीक है ना। ये दोनों मिक्स ना हो जाए, दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, तो उसके लिए एक बैरियर होते हैं जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, है ना, प्लासेंटा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जनरली दोनों को ब्लड मिक्स होने नहीं देता है कौन, प्लासेंटा। इसके कारण क्या होता है, बेबी जब बोर्न होता है तो बेबी नॉर्मल बोर्न होते हैं, नॉर्मल जन्म लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी केस में
RH नेगेटिव जो मदर का आरबीसी है ना, मदर का आरबीसी है, वो अगर फ्यूज हो जाता है RH पॉजिटिव के साथ जो फीटस का आरबीसी है, तो क्या होता है, फीटस का आरबीसी इसके अगेंस्ट, RH नेगेटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, और साथ ही क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं फीटस का वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, इस तरह से डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है, रैप्चर्ड हो जाते हैं, आरबीसी का सरफेस रैप्चर्ड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो डिजीज हो जाते हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस टर्म को बोला गया क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ठीक है ना। इस टर्म को क्या बोला गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो किस केस में होता है, अगर मेल देखते हैं, मेल का केस में क्या होगा, मेल का केस में RH पॉजिटिव होते हैं और फीमेल के केस में RH नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं, यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल जो 11th के बुक में दिया हुआ है तो ये एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन जनरली होता है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में RH पॉजिटिव मेल को माना गया, RH नेगेटिव फीमेल को माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखिए, है ना। ऑप्शन में क्या है, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फादर, यही ऑप्शन सही है आपका। RH नेगेटिव फादर नहीं, RH पॉजिटिव मदर, ये तो उल्टा हो गया। RH नेगेटिव फादर ये नहीं, RH नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और RH नेगेटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, मतलब सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी नहीं हो सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं। फादर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, फादर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाई जाती है, मतलब बाइकस्पिड, है ना, बाइकस्पिड वाल्व इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन, है ना, किसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखिए यहां पर क्या दिया है, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये हार्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बाइकस्पिड वाल्व को और क्या बोला गया है, बाइकस्पिड वाल्व को और बोला गया है क्या, मीट्रल वाल्व, क्या बोला गया, मीट्रल वाल्व, है ना, मीट्रल वाल्व बोला गया है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं हार्ट की बात करते हैं यहां से, तो क्या होता है, मान लो ये हार्ट हो गया आपका, ये 4 चैम्बर हो गया, ठीक है ना। तो 4 चैम्बर जो होते हैं तो इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इस पोर्शन में, इस जगह पर क्या होता है, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। और इसके बीच में क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, मिट्रल वाल्व। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन में, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में मीटर बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। और राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बाइकस्पिड आया हुआ है मॉडल सेट में तो बाइकस्पिड ही पूछ सकता है, हो सकता है यहाँ पर ट्राइकस्पिड पूछ दे, हो सकता है मिट्रल वाल्व लिख दे, ठीक है ना। तो हर तरह से हमको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन की बात करते हैं यहां से,
तो वाइसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 है। वाइसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज, वाइसोप्रेसिन को बोलते हैं क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, एडीएच जनरली होते हैं क्या, नेफ्रॉन में होते हैं, ठीक है, एडीएच। ठीक है, अब देखिए 3F, यहां पर बात करते हैं 3F हार्मोन, मतलब फाइट, फाइट, फियर, फ्लाइट, है ना, या तो डर जाओ, या लड़ो, या भाग जाओ, ये 3F इसको बोलते हैं क्या, ये और ये हार्मोन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड में है, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक ना, इस सबका हार्मोन्स को बोला जाता है क्या, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक ना, इमरजेंसी हार्मोन को क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, जो एड्रिनल ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं। और ये वैसोप्रेसिन होते हैं, वैसोप्रेसिन जो होते हैं इसको एडीएच बोलते हैं। हम बात करते हैं एडीएच रिलीज कहाँ से होता है, तो एडीएच रिलीज होते हैं कहाँ से, देखिए थे, मान लीजिए ये आपका ये हाइपोथैलेमस हो गया, साथ में क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है ना, तो ये हाइपोथैलेमस हो गया आपका, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला गया है, इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन, और क्या होते हैं, वाइसोप्रेसिन, वाइसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी बोला गया है, ये रिलीज होते हैं क्या, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला गया। साथ साथ क्या होता है, एक और यहाँ पर लोब होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पार्स मीडिया बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, एमएसएच। बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से भी ढेर सारा हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, टीआरएच, ठीक है ना, टीएसएच हो गया, जीएनआरएच हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया। तो ये सारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको बोला गया एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट एकदम रिकॉल होते जाएगा तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा। सो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा ना, तो आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए तो पीसीटी है ना, समीपस्थ संवालित नलिका से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। अब पीसीटी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे बड़ा चीज ये होते हैं, पीसीटी कहाँ होते हैं, तो पीसीटी होते हैं आपका नेफ्रॉन में। जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो वहां पीसीटी पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। अगर पीसीटी का किसी को स्ट्रक्चर याद है तो आप लोग बता सकते हैं कि पीसीटी का जैसे ही पीसीटी आया तो तुरंत दिमाग में नेफ्रॉन आना चाहिए। और नेफ्रॉन कहाँ थे, किडनी में आना चाहिए, तो तुरंत ये कॉलिंग करना चाहिए दिमाग में, कहाँ कहाँ पढ़े हैं ये नेफ्रॉन का फिगर क्या होता है, पीसीटी के बाद कौन सा पार्ट आते हैं, उसके बाद कौन सा पार्ट आते हैं, ये काम क्या करते हैं, तो ये सब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये सब चीज, ठीक है ना। तो पीसीटी जनरली क्या होता है ना, ये एक तरह का क्या, एक तरह का ये न्यूरॉन, मान लीजिए ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है, नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया। इसको बोलते हैं क्या, मल्फिगियन टिब्यूल, जो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं क्या, पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसके फर्दर आगे जाएंगे तो लूप ऑफ हेनली होते हैं, लूप ऑफ हेनली होते हैं। फिर क्या होता है, लूप ऑफ हेनली के बाद डीसीटी होते हैं, ठीक है ना, डीसीटी होते हैं। डीसीटी के बाद क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो
पीसीटी के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का सेल पाए जाते हैं, गिबोडियल सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो ये रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस के पास पोडोसाइट पाया जाता है। पोडोसाइट मतलब क्या होता है, पोडोसाइट ढेर सारा छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पर। पोडोसाइट कहाँ होते हैं, पोडोसाइट, यहाँ पोडोसाइट प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यहाँ ग्लोमेरुलस के पार्ट में, ठीक है ना। अब पीसीटी, इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हेनली, है ना, लूप ऑफ हेनली। इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट को बोलते हैं सीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये एक तरह का नेफ्रॉन का ये पार्ट हो गया, रैंडम ये फिगर हो गया। तो यहां से देखिए इसके बारे में, पीसीटी के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है, पीसीटी के बारे में क्या बोला गया है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, है ना। पहला, इट इज लाइंड विथ सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर, ये सही है ना, ब्रश बॉर्डर के जैसा इसका लाइन अप होते हैं अंदर के पार्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, इट इज मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन, ये भी सही बात है। इट कंटेन्स पोडोसाइट, अभी हम बताएं पोडोसाइट पीसीटी में नहीं होते हैं, पोडोसाइट कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होते हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, पोडोसाइट होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ब्लड को फिल्टर होने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत क्या है, ये ऑप्शन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो देखिए ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज रिलेटेड टू, ऑर्गन ऑफ कोर्टी का संबंध निम्न में से किससे है, नेत्र से, कर्ण से, मस्तिष्क से और हृदय से। तो इसका रिलेटेड किससे, आई से, ठीक है ना। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जब आप लोग ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, अंदर के बनावट को देखोगे, तो एक मेम्ब्रेन होता है, इसको तो बैसिलर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, बैसिलर मेम्ब्रेन, है ना। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी में क्या होता है, एक हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा हेयर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है। यहां पर क्या होता है, ऑडिटरी ऑर्गन इससे कनेक्ट होते हैं, ऑडिटरी रिस्पॉन्स मिलता है इसको, ऑडिटरी रिस्पॉन्स मिलता है। इसके कारण क्या होता है, ये हेयर के मूवमेंट से, अगर इसका डिटेल आप लोग पढ़िएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें डिपोलराइजेशन भी होता है, आयंस का एक्सचेंज भी होता है इसको मूव होने से। तो वहां से क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स मिलता है, इसको क्या होता है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स मिलता है, किसके द्वारा, हेयर के द्वारा, ठीक है। हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी में, और ऑर्गन ऑफ कोर्टी किस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन पर। अब बेसिलर मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, ईयर का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स मिलता है, इसके कारण क्या होता है, सुनने में हेल्प करता है, ठीक है ना। हम लोग को जो सुनाई देता है वो ऑडिटरी रिस्पॉन्स के कारण सुनाई देता है। ये रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है, हेयर से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके कारण ये सुनाई देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईयर बी। ऑर्गन यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया, टेक्टोरल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई इज नोन एज रेटिना, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, याद रखिएगा, रेटिना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित रहता है, शारीरिक तापमान को कंट्रोल करने वाला कहाँ प्रेजेंट रहता है, द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विथ इन, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस, लिम्बिक बोन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ऑल ऑफ दिस। तो बॉडी के टेम्परेचर में हाइपोथैलेमस का बड़ा रोल होता है, हाइपोथैलेमस ये रेगुलेट करते हैं किसको, बॉडी टेम्परेचर को। जनरली बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अगर ये इससे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उसको जांचने का, उसको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव दिया था तुरंत, अभी तुरंत दिए हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन कौन से हार्मोन का स्राव न्यूरो हाइपोफाइसिस, देखिए आ गया ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज आर सिक्रेटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोला गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अभी बताया कि पोस्टेरियर हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन, वाइसोप्रेसिन जिसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो वाइसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों किससे रिलीज होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑक्सीटोसिन और वाइसोप्रेसिन, है ना, वाइसोप्रेसिन ऑप्शन ए, है ना। एलएच और प्रोलैक्टिन, पीआरएल की बात कर रहे थे, अब पीआरएल प्रोलैक्टिन इसको बोला गया है। तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किससे रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस से। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए अभी ये भी चर्चा किया था मैंने 3F के बारे में, निम्न में से किससे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, है ना। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एसीटीएच सॉरी टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच मतलब एडिनोकोर्टिकॉइड थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ये नाम है, इसको याद रखिएगा कि एड्रेनलिन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं किसको, एड्रेनलिन हार्मोन को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक मिनट, अब देखिए यहां से ये इंसुलिन की बात करते हैं, यहां से मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है ना। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, जनरली इंसुलिन सिक्रेट होते हैं किससे, पैनक्रियाज से। अगर हम देखेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज तो पैनक्रियाज क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, मतलब एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। एंडोक्राइन भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, तो यहां से क्या होता है, पैनक्रियास जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पैनक्रियाज में क्या होता है, एक छोटा छोटा सेल होते हैं जिसको बोलते हैं कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इस तरह इसको बोलते हैं ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, ठीक है ना, लैंगरहैंस। इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सेल होते हैं, जैसे अल्फा सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, है ना, गामा सेल होते हैं और डेल्टा सेल होते हैं। तो इतने प्रकार का सेल पाया जाता है किसके पास, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास। तो अल्फा सेल से क्या होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागोन, एक मिनट, ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होते हैं, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। इधर देखिएगा तो सोमैटोस्टैटिन होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकागोन और इंसुलिन की बात करते तो बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होते हैं। इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को
कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया उसको कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है या फिर उसको कंट्रोल करते हैं इंसुलिन। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको बढ़ाने का काम करता है कौन? ग्लूकागोन। तो ये दोनों, इंसुलिन और ग्लूकागोन, दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक नेचर होता है, ठीक है ना, एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है दोनों में। और दोनों किससे रिलीज होते हैं? पैनक्रियाज से, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, इंसुलिन किससे रिलीज होते हैं? तो बीटा सेल से। अगर यही रहता क्या, इन ग्लूकागोन रहता, ग्लूकागोन, तो क्या हो जाएगा? अल्फा सेल से इंसुलिन ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, एक तरह का ये रिवीजन भी हो रहा है और मॉडल सेट भी कराया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं? तो एस्ट्रोजन भी होते हैं और प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं, मतलब इसमें बोथ आंसर हो जाएगा। अगर यही रहता किससे? टेस्टिस से, तो क्या होता है? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा ओवरी से, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए लेडिक सेल है ना, लेडिक कोशिकाएं उपस्थित होती है। लेडिक सेल आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन टेस्टिस। स्टेज फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? टेस्टिस, है ना, ऑप्शन बी, टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एंड्रोजन का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन, ठीक है ना। तो एंड्रोजन अभी बताए थे, एंड्रोजन का एग्जांपल क्या हो गया आपका? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फलों के पकने में, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो फलों के पकने में इथिलीन हार्मोन मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन रैपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना, फ्रूट के रैपनिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो ये हो गया आपका इथिलीन। ये एक गैसियस हार्मोन होते हैं, गैसियस हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है ना, गैसियस हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब का फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब साइटोकाइनिन हो गया तो ये आपका जिब्रेलिन हो गया, तो इंटरनोड को, ये ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं यहाँ से, देखो क्वेश्चन नंबर 37, पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया को सेनेसेंस बोला गया है। क्या बोला गया? सेनेसेंस। प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट इज टर्म्ड एज सेनेसेंस। क्या बोल करते हैं उसको? सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। इस समय एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। ये 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना, शरीर में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर बोला था वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज पर डे, है ना, यूरिन कितने रिलीज होते हैं पर डे कितना यूरिन रिलीज होते हैं इन एक नॉर्मल वे में, ठीक है ना। तो कितना होते हैं? 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर डे ये यूरिन रिलीज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से यूरिन से पूछा जाता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, ठीक है ना। तो यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होते हैं, ये भी याद रखने की दरकार है। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। और यूरिन पर डे कितने रिलीज होते हैं? 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। अगर यहाँ एमएल में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये देख लीजिएगा किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस जंतु समूह के 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट किसमें पाए जाते हैं? ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं ना, होते हैं। एवीज, पंछी में भी 4 चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर होते हैं। एक होते हैं एलिगेटर, एलिगेटर, इसमें भी क्या होते हैं? एलिगेटर में भी 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन? यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो ह्यूमन में भी होते हैं,
एविज में भी होते हैं, क्रोकोडाइल में भी होते हैं और एलिगेटर में भी होते हैं। देखिए ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40, ये इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिल बोले लब डब, ये क्वेश्चन नंबर 40, लब और डब की आवाज निर्माण होता है, ठीक है ना। सबसे पहले लब डब की आवाज जो होता है वो दिल से निकलता है, और ये साउंड जो होते हैं ना, ये किसके कारण ये बंद होने से, किसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो जनरली देख लो कि वेसल्स या सॉरी वाल्व के क्लोज होने से लब और डब आवाज सुनाई देता है, ठीक है ना। लब जो सुनाई देता है, लब आवाज जो होते हैं वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से लब सुनाई देता है, और सेमिलुनर वाल्व को क्लोज होने से सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने से क्या होता है, क्लोज होने से डब सुनाई देता है, ठीक ना। तो लब और डब दोनों में क्या होता है, वाल्व क्लोज हो रहे हैं, दोनों में क्या होते हैं, वाल्व्स क्लोज हो रहे हैं। तो वाल्व के क्लोज होने से सुनाई देते हैं लब और डब साउंड, ठीक है ना। तो ये हृदय से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। ये रहा आपका टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और यहां से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर जो अच्छा से पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट पूरे सेशन को, जो 1 to 20 क्वेश्चन एक लेक्चर में है, सेकंड लेक्चर जो है ये 22 ऑनवर्ड 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। आराम से पढ़िए, हर तरह का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है ना। हर तरह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को कमांड रखिए, क्वेश्चन दम बनेगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। और बिंदास रहिए, तैयारी कीजिए जम के, ठीक है। रिवीजन पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर 29 को एग्जाम है, 28 को हम लाइव आएंगे, वहां हर तरह के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, और टेंशन फ्री रहिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।